हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण मध्य प्रदेश, जिसमें हम यूनिट 2, 4, 5, 6, 8, 10 जिसमें मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है वो सारा चीज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवाऊंगी सारे के सारे जो आपके यूनिट हैं उनके जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और ट्रिक के माध्यम से याद भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है 10,000 एमसीक्यूज की। तो यहाँ पे आपको 3-4 लेक्चर स्टार्टिंग के मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके, संपूर्ण मध्य प्रदेश प्ले लिस्ट है, वहां पे जाके जरूर देखें। आपको पहले के वीडियोस भी मिल जाएंगे और अभी जो हमारी प्ले सीरीज चल रही है इसके भी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश को रिवाइज करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, तो जाकर जरूर देखें। फिर आपको ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो मैंने खुद डिजाइन किए, मैंने पढ़ाया है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है जो मैं खुद बना रही हूँ। तो आपको जो ये क्वेश्चन मिलेंगे सेम इसी पैटर्न में, इसी लेवल में आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग यूनिट के। मतलब उसमें मैंने मिक्स भी रखे हैं, एफएलटी भी है, तो सारी चीजें हैं। आप जाकर जरूर चेक करें। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इन सारी चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, तो सारी पीडीएफ आपको यूट्यूब आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ब्राह्मी एकेडमी टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। फिर आपको देखना है बारेला, खंडवा, फिर प्रधान, नर्मदापुरम, बिजवार, रतलाम, पोथरिया, बैतूल। तो ये आपका ऐसा समझिए कि एक ऊपर मतलब नेक्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो दी हुई है ये क्या दी हुई है। प्रधान और बिजवार थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा, इससे पता चल जाएगा कि ये आपकी जनजातियों की उपजाति है। तो एक तरफ यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी है, यहाँ पे लिखा भी हो सकता है कि एक तरफ है आपकी उपजाति, उपजातियां की कौन कौन सी उपजातियां हैं, और जो दूसरा तरफ है, दूसरे तरफ आपके क्या लिखे हुए हैं, जिले, कि वो किन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो एक तरफ है उपजातियां, दूसरी तरफ है जिले। अब आपको ये सोचना है कि कौन सी उपजाति किस जनजाति से संबंधित है। जैसे मान लीजिए भील की कौन सी है, फिर गोंड की कौन सी है, इसमें कौन सी जो उपजाति है वो किस जनजाति से संबंधित है, तब कहीं जाके आप उनसे संबंधित जिलों को बता पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा याद करें कि बरेला कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। आपको क्या पता होना चाहिए, ओवरऑल लोकेशन पता होना चाहिए कि किस लोकेशन में वो जनजाति पाई जाती है। वो जनजाति पाई जाती है मतलब उसके आसपास उसकी उपजाति भी पाई जाती होगी। ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे बरेला हो गया, बरेला याद रखिएगा किसकी है। अब यहाँ पे तो सबसे मेन आता है आपकी याद करने की शक्ति, कि आपको कितनी याद है उपजातियां किसी भी जनजाति की। जैसे हम बात करें भील की, तो जो आपकी बरेला है, बरेला या बरेला, ये किसकी है, बरेली की बर्फी, ये भील की है। तो ये हो गया आपका बरेला। फिर बात करें प्रधान, प्रधान तो आपने कई बार पढ़ा होगा। अगर यह प्रधान 16 हस, मैंने ही अभी एक क्वेश्चन कराया था, किससे रिलेटेड है ये, गोंड जनजाति से रिलेटेड है। फिर आता है आपका बिजवार, ये जो आपका बिजवार है ये किससे रिलेटेड है, ये बैगा जनजाति से रिलेटेड है। फिर आपकी है पोथरिया, पोथरिया, तो ये हम पोथरिया या पत्थर किसको मार रहे हैं, तो पोथरिया हो गया आपकी कोरकुर जनजाति से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करिए कि कौन सी ये उपजाति आपकी किस जनजाति से संबंधित है। जब जनजाति कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप बता देंगे कि किससे, मतलब उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। जैसे भील, बरेला, तो यहाँ पे लिखा है खंडवा, ये बिल्कुल सही है, खंडवा वाले इलाके में आराम से हो सकती है। फिर आता है प्रधान, गोंड, गोंड मतलब नर्मदापुरम, तो ये भी हो सकता है उस इलाके में। फिर आता है आपका बिजवार, बिजवार मतलब बैगा, बैगा आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ईस्टर्न इलाके में, इधर वाला मिलेगा। ये है रतलाम, मतलब इधर वाला ऑप्शन में है, तो यही होगा आपका आंसर। मतलब ये क्या है, करेक्टली मैच नहीं करता है। पोथरिया हो गया आपका कौन सा, कोरकू, तो कोरकू में आपका हो गया बैतूल, मतलब ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप देखिए कि कौन सी उपजाति किससे संबंधित है। पोथरिया का तो पोथी भी कर सकते हैं, पोथी जग जग पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भाना को, वो जो कविता जी की कविता है, सेम आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जो आपकी पोथी है कि कोरकू वालों को पोथी मतलब पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो पोथी रिलेटेड हो गई कोरकू से। बिजवार,
बिझवार जो है आपका किससे रिलेटेड हो गया, बैगा से। या तो आप बी बा से भी कर सकते हैं, बा फॉर बिझवार, बा फॉर बैगा, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। प्रधान आपको गोंड याद ही रहेगा, गोंड में जितने भी आप, वैसे भी इन सारी चीजों को अगर बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि मैं जब ट्रिक बताती हूँ तो सुनने में भी समझ में भी आ जाती है एक बार में, लेकिन याद नहीं रहता है। तो सीधी बात है, दिमाग में हर चीज, मतलब आप इतनी सारी चीजें दिन भर में करते हैं, सोचते हैं, तो चीजें स्किप होती रहती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन ही मतलब एकमात्र माध्यम है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक चीजें आपके दिमाग में वो बिल्कुल छपी रहे। ठीक है, तो रिवीजन करिए, आपको ट्रिक समझ में भी आ रही है, तब भी आप कम से कम 1 से 2 बार उसका रिवाइज करें, तभी वो लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सा नहीं है, बिझवार। बिझवार किसकी है, बिझवार है आपकी बैगा से रिलेटेड। ठीक है, बिझवार को आप बुधवार भी कर सकते हैं, बिझवार बुधवार जो कि बैगा से रिलेटेड है। बुधवार को हम बैग लेकर स्कूल जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आईसीएस अधिकारी विलियम स्लीमैन द्वारा लम्हेटा में पहली बार डायनासोर जीवाश्म एकत्रित किए गए थे। डायनासोर फॉसिल वर फर्स्ट कलेक्टेड इन लम्हेटा बाय आईसीएस ऑफिसर विलियम स्लीमैन। याद रखना है कि ये स्लीमैन रिलेटेड है कि नहीं यहाँ से। दूसरा, डायनासोर जो है वो लम्हेटा में घाट में, जो लम्हेटा वाला इलाका है वहां पे कलेक्ट किए गए थे कि नहीं। फिर हो गया दूसरा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो लम्हेटा गांव जबलपुर में बनाया जाएगा। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन लम्हेटा विलेज जबलपुर। बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो जो आपका पहला है कि भाई ये जो स्लीमैन थे, स्लीमैन ये बहुत स्लो थे, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या निकाला, डायनासोर निकाला। अगर डायनासोर हम पार्क की बात करते हैं तो कहाँ मिलेगा आपको, धार वाले में, है ना। नेशनल पार्क है जो आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वो धार में है। लेकिन बात करें यहाँ पे कि हमें और कहाँ कहाँ पे डायनासोर के फॉसिल मिले हैं, तो ये आपके लम्हेटा जबलपुर वाले इलाके में भी मिले हैं। इसीलिए हम वहां पे अब क्या बनाने जा रहे हैं, जियोलॉजिकल पार्क भी बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट वाला जो इलाका है वो आपके यूनेस्को की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये अस्थायी सूची मतलब टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। मतलब कोई भी साइट है पहले वो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होती है, फिर आपकी जाके जो मेन लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वहां पे होती है। तो आपकी ये भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट, लम्हेटा घाट, ये दोनों जो आपके किससे रिलेटेड हैं, जबलपुर के इससे रिलेटेड है, नर्मदा नदी के किनारे जैसे स्थित है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायनासोर, और वो भी बहुत पुराने डायनासोर्स के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ क्या मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, आपको मतलब बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश में साक्ष्य मिलेंगे जो ये बताएंगे कि ये जो हमारा इलाका है वो बहुत ही पुराना है। जैसे आपको हथनौरा में क्या मिलता है, नर्मदा मानव, हथनौरा में मिलता है आपको नर्मदा मानव, सबसे पुराना है ना। इतना पुराना हमें पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिला है जो स्कल है। मतलब इतने पुराने टाइम से हमारा मध्य प्रदेश था और वहां पे लोग रहते थे। तो नर्मदा मानव हमें कहाँ मिला, हथनौरा मिला। फिर आप डायनासोर देखेंगे, डायनासोर भी बहुत पुराने डायनासोर के साक्ष्य मिले हमें लम्हेटा घाट में। तो याद रखिएगा, जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है, जबलपुर लम्हेटा गांव। उसके अलावा हम आईसीएस जो ये आपके स्लो मैन थे, बहुत ही स्लो चलते थे, तो स्लीमैन हो गए। इन्होंने क्या किया था, आपके फर्स्ट फॉसिल जो है डायनासोर का वो खोजा था। ठीक है, हमें बताना है सत्य कथन, तो 1 और 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यह आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है। अरेंज सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो मैंने आपको यही बताया, दिमाग में यही क्लियर करिए कि आरोही मतलब क्या, पहले छोटा, आरोही मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। तो यहाँ पे पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, इसमें से कौन ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद कौन करता है, फिर उसके बाद कौन करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, हमें योगदान बताना है। तो आपको पता है मध्य प्रदेश जो है एग्रीकल्चर अपनी अर्थव्यवस्था है ना, कृषि से रिलेटेड है। तो आपका जो कृषि है, या फिर कह लीजिए कि जो प्राथमिक
क्षेत्र है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये 50% नहीं है, लगभग कितना चला गया है, 47%, डिक्रीज हो गया 50 से, मतलब हम कम पे आ गए हैं। तो 47% क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है। फिर बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का लगभग 34% है तृतीयक क्षेत्र का, मतलब जो आपका सर्विस सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर ये हो गया, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, फिर ये हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर, फिर उसके बाद आता है आपका द्वितीयक। द्वितीयक मतलब आपका सेकेंडरी वाला सेक्टर, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र। ये कितना है, अभी सिर्फ 19% है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, आपके प्राथमिक क्षेत्र का। ये तो कंफर्म हो जाएगा दिमाग में, है ना, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बेस्ड है हमारी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की। तो ये आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा इसी का होगा। कितना है, 47% है, 50 से 3 कम, मतलब हम 50% से नीचे चले आए। पहले 50-60% आपके परसेंटेज जो है, लगभग 70% एग्रीकल्चर बस से आता था, लेकिन अब हम डाइवर्स बन रहे हैं हर क्षेत्र में, तो अब हम 47% तक पहुंच गए हैं प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र आता है आपका कौन सा, सेक्टर टर्शियरी, जो आपका सर्विस सेक्टर है वो आता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आता है सेकंड नंबर पे। सेवा क्षेत्र में कितने परसेंटेज आ रहा है, तो ये 34% आ रहा है। अभी सेवा क्षेत्र सिर्फ पास हो रहा है, 33% से सिर्फ पास हो रहा है आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो 33 + 1 34, तो यहाँ पे सिर्फ आपके 33% से टर्शरी सेक्टर पास हो रहा है कि चलो अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आता है आपका द्वितीय क्षेत्र जो कि सिर्फ 19% है, 20% भी नहीं पहुंच रहा, तो 20% भी नहीं आ रहे हैं इसके एग्जाम में, कंट्रीब्यूट 20% भी नहीं कर पा रहा, सिर्फ 19%। तो ये हो गया आपका 47, 50 से थोड़ा कम। ये हो गया आपका 34, 33% से पास है तो उससे थोड़ा ज्यादा, 1% ज्यादा। और ये हो गया आपका द्वितीयक 19-20% होना चाहिए, तो उससे भी एक कम 19%, है ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, परसेंटेज भी दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने किससे पूछा, आपके कंट्रीब्यूशन से पूछा, लेकिन यहीं पे परसेंटेज अगर आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हो गया आपका कौन सा, सबसे कम है किसका, द्वितीयक का। तो पहले हो गया तो 3 के बाद हो गया आपका 1, 3 के बाद हो गया 1, फिर 2। तो ये हो गया आपका आंसर। सबसे ज्यादा है आपके प्राथमिक क्षेत्र का, फिर तृतीयक क्षेत्र का, फिर द्वितीयक क्षेत्र का, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, फिर आराम से सॉल्व करना है, ज्यादा टफ रहता नहीं है, बस उसमें दिमाग लगाना रहता है कि उसमें सोचना क्या है हमें, मतलब किस वे में जाना है। फिर यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बांध वेनगंगा नदी पर स्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर सिचुएटेड ऑन वेनगंगा रिवर। भीमगढ़ बांध और धूती बांध, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी वेनगंगा नदी है, वेनगंगा नदी साउथ में बहती है, गोदावरी की सहायक है। तो यहाँ पे आपको बताना है भीमगढ़ जो बांध है और जो आपका ये धूती है, दोनों के दोनों किस पे है, वेनगंगा नदी पे ही स्थित है। याद कैसे कर सकते हैं, वेनगंगा, गंगा जी में कौन नहाने जाता है, तो भीम नहाने जाते हैं। हमारे यहाँ गंगा नदी तो बहती नहीं, तो हम आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं गंगा बस से। या फिर कर सकते हैं कि जो आपके भीम है, भीम वैन में बैठ के, वेन हो गया ना आपका, तो वैन में बैठ के कहाँ जाते हैं, गंगा जी स्नान करने जाते हैं। तो भीमगढ़ हो गया वेनगंगा नदी से रिलेटेड। फिर धूती, धूती मतलब आपका धोती, तो भीम जब जाते हैं गंगा जी में नहाने तो धोती पहनकर जाते हैं, तो ये हो गया धोती। धोती कौन पहनता है, भीम। भीम कहाँ जाता है, धोती पहन के गंगा जी में स्नान करने, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेनगंगा नदी पे भीमगढ़ बांध और धूती बांध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन असत्य कथन बताना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अमृता देवी विश्नोई का संबंध मध्य प्रदेश के चिपको आंदोलन से है। अमृता देवी विश्नोई इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इनकी भव्य प्रतिमा इंदौर में स्थापित की जा रही है। हर ग्रैंड स्टैचू इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन इंदौर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहली बात तो ये आपका जो है क्वेश्चन, ये करंट से रिलेट हो गया, और ये जो है आपका किससे रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। तो अमृता देवी विश्नोई जी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के चिपको आंदोलन से रिलेटेड नहीं है, ये राजस्थान के चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। राजस्थान में जब चिपको आंदोलन हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, लगभग 1730 वगैरह में हुआ था, ठीक है। मतलब आपका जो उत्तराखंड वाला चिपको आंदोलन है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है, वो लगभग आपके 1970 के दशक में हुआ था,
है ना, 1970s में हुआ था, जिसमें कौन कौन था आप नाम पढ़ते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी का, सुंदरलाल बहुगुणा जी का, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जी का, चंडी प्रसाद भट्ट जी का। तो जो ये आप नाम पढ़ते हैं ये उत्तराखंड में आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो कि लगभग 1970 के दशक में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमृता बिश्नोई जी की, अमृता देवी बिश्नोई जी राजस्थान में जो चिपको आंदोलन हुआ था 70s के दशक में, है ना, तो ये 70-30 में लगभग हुआ था, जब 1730 में, तब चिपको आंदोलन में क्या थी, इनका संबंध उससे है। और ये भी याद रखिएगा, मतलब स्टार्टिंग हम अगर माने तो ये राजस्थान से हुई थी चिपको आंदोलन। यहाँ पे भव्य प्रतिमा हम कहाँ लगा रहे हैं, इंदौर में लगा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका असत्य कथन हो गया केवल एक, ठीक है। तो हमारी जो अमृता जी हैं वो राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान के चिपको आंदोलन से, ठीक है। तो हमारी अमृता रिलेटेड है राजस्थान से, राजस्थान के चिपको आंदोलन से, ठीक है, राजस्थान के चिपको आंदोलन से। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से आप सुंदरलाल बहुगुणा जी को पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपके 2023 में तो इतने ज्यादा, 23 और 22 दोनों में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए पॉलिटी वाले सेक्शन से, लेकिन आप 2019 देखेंगे, 20 देखेंगे, 21 देखेंगे, आपके पॉलिटी वाले सेक्शन से काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश में, काफी डिटेलिंग में क्वेश्चन आए हैं। तो फिर क्या कर दिया बच्चों ने, डिटेल में पढ़ना चालू कर दिया, तो अब पूछना बंद कर दिया कमीशन ने। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सिंपल सा है, यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल लाइन से एक एक सीएम याद करें। आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 बार ना उनको देखना है, कौन सा कब आएगा, कौन सा कब आ रहा है, किसके बाद कौन सा आ रहा है, अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से देखना है कौन सा कब आ रहा है, जिससे आपको ओवरऑल दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि पहले कौन आया होगा, बाद में कौन आया होगा। जैसे इसमें बात करें कैलाश नाथ काटजू, आपको भी पता है पहले रविशंकर शुक्ल जी थे, फिर उनकी डेथ हो जाती है अचानक से, तो फिर आपके मतलब बीच में बनाया जाता है दूसरे को, फिर आपके कैलाश नाथ काटजू जी आते हैं जो लंबे टाइम तक रहते हैं। तो कैलाश नाथ काटजू हमारे सबसे पहले रहते हैं। फिर उसके बाद आता है सुंदरलाल पटवा, द्वारका प्रसाद मिश्र। फिर आप पढ़ेंगे कि जो द्वारका प्रसाद मिश्र हैं वो बनते हैं, और इनसे गोविंद आपके जो नारायण होते हैं उनसे थोड़ा सा वो होती रहती है, अनबन रहती है, तो बीच में वो बन जाते हैं सीएम। तो यहाँ पे याद रखिएगा द्वारका प्रसाद जो मिश्र हैं वो बीच में आएंगे। फिर आते हैं आपके सुंदरलाल पटवा और बाबूलाल गौर। ये तो आपको पता ही है कि बाबूलाल गौर बहुत ही लास्ट में आएंगे, ये तो आपको पता ही है ना, आपकी उमा भारती जी के बाद बनते हैं बाबूलाल गौर। फिर सुंदरलाल पटवा बीच में कहीं पे आ रहे होंगे, तो ये आपके बीच में कहीं पे आएंगे, मतलब सबसे पहले आएगा आपका एक, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके द्वारका प्रसाद मिश्र जी आएंगे, तो मतलब 3, तो ये हो गया आपका 3। फिर उसके बाद आएंगे द्वारका प्रसाद मिश्र, तो 3, फिर सुंदरलाल पटवा 2, फिर चौथे नंबर पे बाबूलाल गौर। तो आपको मतलब ऐसे लाइन से ना करते हुए आधा आधा करना है, याद तो जरूर करना है कौन से कब बने हुए थे। जैसे कि आपका 84 में जब आपका भोपाल गैस कांड होता है तब अर्जुन सिंह थे हमारे यहाँ। फिर दिग्विजय सिंह रहते हैं, कब से कब तक रहते हैं, 1993 से 2003 तक रहते हैं शायद। फिर उमा भारती जी कब बनती हैं, शिवराज सिंह कब बनते हैं। ओवरऑल अगर आप याद रखेंगे टाइम कौन कब बनता है, फिर हमारे यहाँ आप जब राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, उस टाइम पे कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, जब आप ये याद रखते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर नहीं भी याद है आपको तो आप कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, मतलब मैं तो बोलूंगी आप 10 बार देखिएगा पूरी लिस्ट की कौन सा कब बना है, कौन सा कब आएगा। एग्जैक्टली नहीं भी याद रहेगा तो भी आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश जाति समूह से विलोपित कीर जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। इन विच एरिया डज द कीर ट्राइब रिसाइड हु रिमूव्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश ट्राइबल ग्रुप। आपको पता है कि पहले कितनी थी, 46 थी, अब हो गई हैं 43। तो हमने 3 जो जनजाति हैं, 3 जनजाति उनको हटा दिया है। मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराया था। अब हमें बताना है कि जो कीर जनजाति हमने हटाई है तो वो जो है कीर है, मीना है और पारधी है। तो कीर जो है वो किस एरिया में निवास करती है, नर्मदापुरम, देवास, रायसेन, खंडवा। तो याद रखिएगा आपकी कीर जो है वो भोपाल, सीहोर, रायसेन इस वाले इलाके में निवास करती है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका, आपको लोकेशन अगर याद है अच्छे से तो हम बात कर रहे हैं किसकी, भोपाल संभाग के जिलों की बात कर रहे हैं। तो भोपाल, फिर यहाँ पे सीहोर और रायसेन, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये कीर जनजाति। ठीक है, तो जो भी आपके मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं अलग से, कौन सी विलोपित की गई, वो कहाँ पे निवास करती है, ऐसे क्वेश्चन जरूर देखें आप। ठीक है, चलिए अब याद कैसे कर सकते हैं आप, कीर से अगर सीधे सीधे कीर से आप एक तो कर सकते हैं कील, या कर सकते हैं तीर, जो भी आप चाहें। अगर कील करते हैं, मान लीजिए हमने कील याद किया, कील जो है हमें क्या करना है, रायसेन में, सीहोर में और भोपाल में। तो जरूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों जिलों याद करें, आप बस इतना याद करें कि उस इलाके में है। तो अगर उस इलाके का कुछ भी आता है ऑप्शन तो आप टिक कर देंगे, अगर दूर दूर का कोई भी जिला आता है तो फिर आप वैसे भी समझ जाएंगे। तो आप कर सकते हैं किससे कि कील जो है, कील लगाते टाइम सब बहुत राय देते हैं। राय क्यों देते हैं कि कहीं कील हाथ में न लगवा ले। अब जब भी कील ठोकने जाएंगे तो सब राय देंगे कि अच्छे से लगाना, हाथ में नहीं लग जाए, अच्छे से पकड़ो। तो क्या देते हैं, बहुत ज्यादा राय देते हैं कील लगाते टाइम। और कहाँ राय देते हैं, तो आप सीहोर को कर सकते हैं यहाँ पे शहर में। ठीक है, कि शहर वाले जो होते हैं सब बिल्कुल नाजुक समझते हैं, और शहर वालों के बच्चे भी बहुत नाजुक होते हैं। ये भी मैं रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ, कोई अन्यथा ना लेगा। तो शहर में जो बच्चे हैं वो बहुत नाजुक हैं, तो जब भी कील लगा रहे होते हैं तो सब उनको राय दे रहे होते हैं कि आराम से करना, हाथ में मत लगवा लेना। ठीक है, तो कील, आपकी कीर जनजाति जो है वो रायसेन, सीहोर, भोपाल वाले इलाके में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने मानसिंह तोमर से युद्ध किया था? हु अमंग द फॉलोइंग वर फॉट विद मानसिंह तोमर? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और अकबर। याद रखिएगा, अगर इनका आपको टाइम पता है कि हम किस टाइम एरा की बात कर रहे हैं तो आप यहां से आराम से समझ जाएंगे। ये आपके हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये हम कर रहे हैं मतलब आपके लगभग 1500 ईस्वी एडी की बात कर रहे हैं, जब आपका मतलब सिकंदर लोदी दिल्ली में बनता है, मानसिंह तोमर आपके ग्वालियर में, है ना। तो ये होते हैं आपके ग्वालियर में। तो शुरू में तो क्या होता है, इन दोनों के बीच दोस्ती होती है, ठीक ठाक होता है। जब वो राजा बनते तो मानसिंह तोमर अपने तरफ से कुछ उपहार भी भेजते हैं, लेकिन मानसिंह तोमर क्या करते हैं, इनके विद्रोहियों को, सिकंदर लोदी के विद्रोहियों को पनाह देते हैं। तो सीधी बात है, लोदी को बिल्कुल गुस्सा लगेगी तो बीच बीच में क्या करता है, हमला करने की प्लानिंग करता है, हमला करता भी है, लेकिन फिर वही थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं उसके सैनिक, फिर वापस लौट जाता है। तो कई बार हमला करता है, साथ ही साथ ग्वालियर के अंदर जैसे आपका नरवर एक किला हो गया, एक मतलब इसके अंदर जो किले आ रहे थे अलग अलग, एक आपका धौलपुर हो गया, तो ऐसे कुछ जो जगह थी जो कि ग्वालियर में आ रही थी आपके मतलब राजा मानसिंह तोमर के अंतर्गत आ रही थी, वो जीत भी लिया था। तो सिकंदर लोदी ने कुछ एरिया भी जीत लिया था। काफी लंबा टाइम तक इन दोनों का झगड़ा चलता रहा और फिर लास्ट में लोदी जी चले गए। तो याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, आपके मानसिंह तोमर, ये रिलेटेड है सिकंदर लोदी से। सिकंदर लोदी के टाइम पे ये रहते हैं। ठीक है, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश इनके टाइम पे नहीं रहते, बहुत दूर दूर है। टाइम मेरा जो है मतलब आपकी अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य हुआ करता था, फिर उस टाइम पे आप देखेंगे कि दिल्ली में कौन शासन कर रहा था, तो ये सारी चीजें आप रिलेट करके पढ़ते चलिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक था तो यहाँ पे मालवा में कौन राज कर रहा था, यहाँ आपके मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजवंश हुआ करते थे। अब अलाउद्दीन तुगलक जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, उसका याद रखना है कि उसने भी हमला किया था, है ना। तो ये सारी चीजें रिलेट करके आप पढ़िएगा जब हिस्ट्री में पढ़िएगा। तो मानसिंह तोमर, सिकंदर लोदी, और मानसिंह तोमर हमारे फेमस है ग्वालियर में मान मंदिर, उसके अलावा ध्रुपद मतलब संगीत बहुत ज्यादा इनको पसंद था। तो ये सारी चीजें, गुजरी महल की स्थापना, ये सारी चीजें याद रखिएगा इनसे संबंधित। फिर मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर मध्य प्रदेश स्टेट मिलेट मिशन वॉज स्टार्टेड? ये आपके इकोनॉमी वाला, अर्थव्यवस्था वाला, इकोनॉमी वाला पोर्शन है ना। इसमें पूछा जाएगा आपकी कृषि से संबंधित पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है कृषि में, वहां से ये चीज मैंने उठाई है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, जो आपका मिलेट मिशन किससे रिलेटेड है, जो आपका मोटे अनाज है ना, उससे रिलेटेड, मोटे अनाज श्री अन्न। और आपके 2023 में यूनाइटेड नेशन अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष था वो भी आपका किसका था, मिलेट वर्ष ही था। तो ये अब कब की स्टार्ट हुई है, तो ये हुई है आपके 2020 में। ठीक है, याद रखिएगा जो मिलेट है, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, ये 2020 में स्टार्ट हुई है। रिलेट कैसे कर सकते हैं इसको रिलेट कर सकते हैं आप किससे, कि जो आपका मिलेट है या जो मोटे अनाज है वो इतने सस्ते रहते हैं कि 20 रुपए में मिल जाते हैं।
ठीक है, 20 रुपए में आपको मोटे अनाज मिल जाएंगे और आप गेहूं चावल खरीदने जाएंगे तो वो बहुत महंगा मिलेगा। तो मोटे अनाज एक तो फायदा भी करते हैं बहुत ज्यादा, साथ ही साथ सस्ते भी होते हैं। तो आपको 20 रुपए में मोटे अनाज मिलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अनुच्छेद 342 संबंधित है आर्टिकल 342 342 इज रिलेटेड टू राष्ट्रपति द्वारा जनजाति समुदाय की लोक सूचना जारी करना, issuance of public notification of tribal community by the presidents, जनजाति के लोकसभा आरक्षण से फ्रॉम लोकसभा रिजर्वेशन ऑफ ट्राइब्स, जनजाति आयोग से फ्रॉम ट्राइबल कमीशन, जनजाति से संबंधित संसद की शक्ति से बाय द पावर ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू ट्राइब। तो आपको बताना है जो आपका 342 क्लॉज 2 है वो किससे रिलेटेड है। तो 342 आपको याद रखना है, एक तो 342 एक होगा, उसके बाद 342 2 आएगा। तो 342 जो एक है वो किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से, प्रेसिडेंट के किससे, अधिसूचना से, जो ये सूचना जारी करते हैं। ठीक है, सूचना जारी करते हैं या नोटिफिकेशन हम मान लें, नोटिफिकेशन जो जारी करते हैं कि कौन कौन सी जनजाति आपकी इस सूची में शामिल होंगी। ठीक है, तो एक सूची हम निकालते हैं, राष्ट्रपति निकालते हैं राज्यपाल से सलाह लेकर। तो ये 342 में एक में ये लिखा हुआ है। 342 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी संसद है वो किसी को ऐड कर सकती है, मतलब राष्ट्रपति ने तो नोटिफाई करके भेज दिया हमें, अब किसी को ऐड करना है, किसी जनजाति को निकालना है उस सूची से, वो कौन कर सकता है, तो वो कर सकती है आपकी संसद। तो याद रखिएगा 342 क्लॉज 2 ये आपका रिलेटेड किससे है, जनजाति से संबंधित संसद की शक्ति से। राष्ट्रपति के पास ऐड करने और निकालने की शक्ति नहीं हो, सिर्फ नोटिफाई कर सकते कि ये जो है हम ऐड करना चाहते हैं। संसद के पास मेन पावर है कि वो कौन सी जनजाति ऐड करना चाहती है और कौन सी हटाना चाहती है। फिर इसी के अंतर्गत आता है 366 जिसमें परिभाषा दी हुई है कि कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति में हमारे यहाँ शामिल है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा अच्छे से। 342 1 राष्ट्रपति के पास जो पावर है उसको बताता है, 342 2 संसद के पास जो पावर है उसको बताता है। ठीक है, यूनिट 10 से रिलेटेड हो गया ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म भारत के बाहर हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज बोर्न आउटसाइड इंडिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप एक बार डिटेल में पढ़ेंगे राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि एक ऐसे कौन से राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था। तो कृष्ण मोहन सेठ, केसी रेड्डी, भगवत दयाल शर्मा, भाई महावीर। याद रखिएगा ये कौन है, आपके भाई महावीर। भाई हमारे जो महावीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक है, भाई महावीर लाहौर पाकिस्तान। तो आपके जो गवर्नर हैं भाई महावीर, जो हमारे भाई हैं वो लाहौर में जन्मे थे। ठीक है, तो लाहौर में भाई महावीर ये हमारे गवर्नर। और मैंने आपको बताया ना कि अभी 23 और 22 में थोड़ा इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसके पहले आपको काफी डिटेलिंग पूछी जाती थी। तो ये मत करिएगा कि अभी आ नहीं रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेलिंग जरूर पढ़िएगा आपके पॉलिटी वाले सेक्शन में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका असत्य कथन बताइए, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देजला देवड़ा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। देजला देवड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर। दूसरा यह बांध खरगोन जिले में बनाया गया है। दिस डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। अब आपको बताना है असत्य कथन। तो देजला देवड़ा जो है, देजला देवड़ा ये नर्मदा नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी की सहायक कुंडा नदी पे है। कुंडा नदी जो कि सहायक है। सहायक किसकी है, हमारे नर्मदा नदी की सहायक है, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी देजला देवड़ा जो कि कुंडा नदी पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक है। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, दूसरा जो है ये खरगोन में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये कहां पे आपको मिलेगा, ये खरगोन में मिलेगा। तो आपको असत्य कथन बताना है, तो ये हो गया केवल एक। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, याद करने के लिए देजला देवड़ा को आप क्या कर सकते हैं, देवड़ा से आप कर सकते हैं बेवड़ा। बेवड़ा एक कोई बेवड़ा व्यक्ति है जिसके पास क्या है, जिसके पास है खरगोश, जिसके पास एक खरगोश है, लेकिन उसने क्या है, वो बेवड़ा है और उसने बहुत ज्यादा पी रखी है। तो उसने खरगोश को कहाँ गिरा दिया, उसने खरगोश को कुंड में गिरा दिया।
ठीक है, तो ये हो गया आपका देजला देवड़ा। आपका जो बेवड़ा है, एक कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा बेवड़ा है, लेकिन उसके पास एक छोटा सा खरगोश है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, तो उसने खरगोश को कहाँ गिरा दिया, तो एक कुंड में गिरा दिया। ठीक है, तो कुंडा नदी जो कि आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, देजला देवड़ा उस पर है आपका बांध, है कहाँ पे, तो खरगोन जिले में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये हमारे छोटे छोटे ही लेक्चर रहेंगे, आपको मैं धीरे धीरे रिवाइज करवाते जाऊंगी, और एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम चीजें याद भी हो गई हैं। आपको बार बार रिवाइज करना है, और जो मैं चीजें बताती जा रही हूँ, मतलब पिछले वीडियो में हमने जो देखा, आज जो हमने देखा, एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में मतलब बनी रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।